हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और ALP CBT 1 एग्ज़ाम 2018 में जो सब एग्ज़ाम हुई थी वो टोटल एग्ज़ाम चला था 30 दिन तक। 30 दिन तक एग्ज़ाम चली थी और वो 30 दिन एग्ज़ाम में ये पहला दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था पहला शिफ्ट में, वो वीडियो हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उसको देखिए। फिलहाल ये वीडियो है सेट 2 का। इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टाइम मिलता है 60 मिनट का। तो आइए देखते हैं, आपको साथ ही साथ ये भी सिखाते चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बिहेव करना है, कैसे मतलब कि आप ज़्यादा नंबर ला सके। वो सब भी टिप्स और ट्रिक्स हम इसी वीडियो में आपको देते चलेंगे। तो चलिए, 1 घंटे का ये सफ़र है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। पेपर और पेन रख लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले या फिर इम्पोर्टेंट बात हम बताएं उसको आप लोग लिखते चले, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब देखिए, हमारा मास्टर नोट्स स्मार्ट वीडियो कोचिंग है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से जो हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, हमने 2014 और 18 में मैंने लोको पायलट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है RRB मुजफ्फरपुर से। तो उसी आधार पे आप लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, और जो भी हम नोट्स वगैरह बनवाए हैं तो उसको आप लोग इस नोट्स को पढ़ लीजिए। आपको लगभग 90% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगी इसी नोट्स में से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा आज का ये एपिसोड 2 है ये, और दूसरा दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब देखिए, सेट 2 है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये ALP सेट 2 है। 9/8/2018 यानी कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुई थी, और इस 9 अगस्त वाले एग्ज़ाम का ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को आपको हम समझाते हुए चलते हैं और साथ ही साथ आपको सिखाते, जैसे मैथ, रीजनिंग, ये सब तो वहाँ पे सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सब चीज़ को सीखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब कुछ आपके पूरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसी आधार पे आपको बनाना है। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ आप 2 महीने 4 महीने पहले पढ़े, ये आप लोग बचपन में पढ़े हैं और वो चीज़ अभी पूछ रहा है। तो कोई स्टूडेंट चाहेगा कि हम रातों रात पढ़ करके हम नौकरी ले लें, तो ऐसा पॉसिबल उतना है नहीं, लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस काम करता है। तो हम जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है उसको बता रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जान लिए दादा साहब फाल्के कौन थे? वो फिल्म क्षेत्र में थे। वो भारत का पहला फिल्म बनाए थे, राजा हरिश्चंद्र। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप लोग क्लास 18 में पढ़े होंगे, 2, 8, 18, 32 इस तरह से है ना। SPDF जो कक्षा होती है, पहला कक्षा का नाम है S, दूसरा कक्षा का नाम है P, तीसरा का नाम है D, चौथा का नाम है F। तो इस तरह से 2, 8, 18, 20, 2, 8, 18, 32 हम लोग पढ़ते थे ना। तो किस क्रम में होगा? 2, 8, 18, 8, 2, 8 नहीं है, तो सही क्रम आपका कौन सा है? ऑप्शन बी, 2, 8, 18, 32 होता है। लेकिन उसका चौथा कक्षा में 32 परमाणु नहीं बोल रहा है, तो वहाँ पे कितना है? वो 8 है। 2, 8, 18, और उसका क्रिप्टॉन का चूँकि परमाणु संख्या 36 है, तो 8, 2, 10, 8, 2, 10, 18, 28, 28 और 8, 36 हो गया ना परमाणु संख्या। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और आप लोगों ने जनन चैप्टर पढ़ा, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, और आपको अधिक से अधिक विविधता चाहिए। और दुनिया में वही जीव विकास किया उतना ज़्यादा जिसने अपने प्रजाति के बीच में विविधता लाई है। मतलब कुछ नयापन लेकर आया है, जो पुराना चीज़ें जो थी उसको भुला करके एक नया चीज़ पे काम किया है। तो वैसा जो जीव था उसका जो जनन का जो प्रक्रिया है वो है लैंगिक जनन। तो 3 का आंसर कौन सा होगा? ए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ही संभव है कि वो अधिक से अधिक विविधता उत्पन्न हो जाए। और लैंगिक जनन में क्या होता है? जीव अपने समान ही दूसरे जीव को जन्म दे देता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे?
चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर राव, अमरिंदर सिंह। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन, डीप से क्वेश्चन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पिता थे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ये महाराजा खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा डी। हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या बोल रहा है। 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होती है, हाफ mv², के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या गतिज ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और g का मान 10 m है। तो अब देखिए u माइनस GT होता है, u माइनस GT। तो यहाँ पे v बराबर u माइनस GT। u का वैल्यू कितना है, 20 है, g का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है, और टाइम कितना है, 2 है, 10 गुना 2 यानी कि 20, 20 माइनस 20 यानी कि 0। v का वैल्यूएशन कितना है, 0, यानी कि इस क्वेश्चन में 1/2 हाफ mv², v के जगह पर अगर 0 डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा, 0 ही निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको आप लोग याद रख लीजिए, v बराबर क्या होता है, u माइनस GT। अगले क्वेश्चन को देखिए। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। अब देखिए एक बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अब अनुमान लगाइए, यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाले अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। बात सही है। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मजबूरी है उसी टाइम पे वो बस जाती है तो आपकी मजबूरी है कि उसी को जाना। यानी मेरे ख्याल से इसका दोनों जो है वो बिल्कुल सूटेबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 1 और 2 दोनों निहित हैं। अब देखिए उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उड़ीसा देखिए समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे क्या होती है, चक्रवात हमेशा आते रहते हैं। चक्रवात किसको बोलते हैं, तेज आंधी के साथ बारिश आना, उसी को बोलते हैं चक्रवात। इसमें क्या होता है, क्योंकि बारिश आया तो जितने भी पेड़ पौधा का जड़ होता है मिट्टी हो जाती है ढीली, और बारिश और हवा इतनी तेज़ चलती है चक्रवात के रूप में, मतलब कि हवा बिल्कुल राउंड घूमते हुए चलती है, और इसकी रफ्तार 100 प्लस होती है, 150 होती है। तो इस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है, तो वो तूफान होती है, वो होती है चक्रवात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए, ये आपका रीजनिंग का सवाल है, और ये क्या होता है, BGLDIN है ये चीज़ है। तो BCD यानी एक अंक का गैप है, तो डी के बाद ई के बाद एफ हो जाएगा, यहाँ पे GHIIJK, एफ के बाद के होना चाहिए दूसरा अक्षर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसका एक फार्मूला होता है यानी कि रो एल बट्टा ए, यानी कि कंडक्टर प्रतिरोध R बराबर रो एल बट्टा ए। तो एल यानी लंबाई जितना ज़्यादा बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ए का वैल्यू जितना मतलब कि अनुप्रस्थ पाई का क्षेत्रफल जो है ना, ये ए यानी एरिया, ये जितना मतलब कि इसका जो है ना अपोजिट होता है, चूँकि बट्टा में है इसलिए ये इसका विद्युत कर्मानुपाती यानी इसका उल्टा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है क्या चीज़। तो धातु जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो इसमें से निकलेगा लवण और हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, लवण और हाइड्रोजन निकलेगा। 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव करने वाला है।
तो आप लोग इसको जोड़ घटाव कर, यहाँ पे देखिए कोष्ट में है तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो इसमें कितना, 3 त्रिभुज बनता है। तो इस तरह का इसमें 1 2 3 4 और 5 है ना। एक देखिए 1 2 3 4 इस तरह की आकृति इसमें कितनी है, 4, और इसके अलावा 1 और 2, 4 तिया 12 और 2 14 इसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको गिन के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न को हल करें। यह भी बिल्कुल जोड़ घटाव है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, इसको आप लोग खुद कर लीजिए, ये बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 750 के निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? आपको 1 साल का ब्याज का दर निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो 3 महीने का ब्याज है 18 रुपया, चूँकि ब्याज होता है वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? 1 साल में आपको ब्याज लगेगा यानी 12 महीने का, चूँकि 3 महीने में ब्याज मिल रहा है 18 रुपया, तो इसलिए 12 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 72 रुपया मिलेगा 12 महीने में ब्याज। और 72 जो है वो 750 का कितना परसेंट है? 72 जो है वो 750 का कितना परसेंट है? यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ये आएगा लगभग 10 के आसपास में, और 10 के आसपास यानी 10 से थोड़ा सा कम होगा, जो कि 9.6 होता है। तो इसका आंसर जो है हम लोग मतलब एग्जाम में बिल्कुल माइंडली निकाल देंगे, मतलब बिल्कुल माइंडली 9.6 निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 10% से थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुनिए। तो इसमें देखिए एक है आपका स्वर व्यंजन, यानी ए ई आई ओ यू होता है, क्या स्वर होता है। तो एक तो आपका आंसर ए हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 वाला, यानी बी होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, चूँकि ये इसमें देखिए 3 लाइन से मिलकर के अक्षर बना है, जबकि एल जो है 2 लाइन से ही मिलकर बना है अक्षर। तो दोनों आंसर सूटेबल है, और आपकी किस्मत कि आपका जो द्वारा दिया गया आंसर सही हो जाए, ठीक है। तो रीजनिंग में जो आप आंसर निकालेंगे इसकी गारंटी नहीं होगी वो सही होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से दी गई कौन सी अनुमान निहित है। तर्क आपका ये है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कानूनन अपराध है, अपराध हो गया। क्वेश्चन आप देखिए अनुमान 1 है, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात बिल्कुल सही है। और 2, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ये दोनों बात इसमें बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सोलह में क्या हो जाएगा? दोनों निहित हैं, दोनों बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए 17, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? अब देखिए कोई देखिए कोई वृत्त है और इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में कोई मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो वो बनेगा उसके केंद्र से होकर के जरूर जाएगी लाइन, तभी कोई समकोण त्रिभुज का निर्माण पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह से तभी कोई लाइन जो है पॉसिबल, यहाँ पे बनेगा समकोण। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये होता है 3, ये है 4, तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 पाइथागोरस से
3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 3 4 5 तो होता ही है, आप लोग को याद है 75 में बनाए इसको। अब देखिए तो ये जो होगा ना ये बिल्कुल इसके बीचों बीच इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा इसका क्या त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा यानी कि कर्ण का आधा होता है इसका त्रिज्या, ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर इसमें बनेगा तो 2.5 हो गया क्या इसका त्रिज्या। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या हमको मालूम है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और आर स्क्वायर 25 25 है 625 6.25 पाई आपका क्या हो जाएगा 6.25 पाई क्या हो जाएगा आपका आंसर यानी क्षेत्रफल। दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें, यानी कि ये सब जो क्वेश्चन था क्लास 5 में हम लोग नवोदय की जब तैयारी करते उसमें मतलब पढ़ते थे, तो देखिए एक ही नज़र में देखने से पता चल रहा है कि इसमें सब में 1 डॉट है इसमें 2 डॉट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसे ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध डैश से है, कर्नाटक का संबंध डैश से है, तो कर्नाटक से क्या निकलता है, तो मध्य प्रदेश का संबंध हीरा से, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना वहाँ से हीरा निकलता है और कर्नाटक से निकलता है सोना, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सोना। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उसकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था, तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, अभी इसका जरा सा भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन किताब का नाम है तो याद रख लीजिए ममता कालिया उसका नाम था। उस सही विकल्प को चुने जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा ACT EGG INK। तो अब देखिए ये जो है ना AC EG IN तो यानी कि ABCEFGIJKLM, तो इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, इसका मतलब डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए पहले नजर में क्या देख रहे हैं AEI ये वॉवेल है, तो अगला कोई वॉवेल ही हो सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग पहली बार आप इसको मतलब सोचिए कि पहली बार सोचने से अगर ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा ताकि आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, श्री ए बिंदु से यात्रा प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, तब बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है, बी बिंदु को पहुंच जाता है, ए बी बिंदु के मध्य लघुत्तम दूरी कितनी है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आप लोग क्या करिएगा, परीक्षा हॉल के अंदर में ही आपको लगता है ना कि पूरब किधर है तो आपको पूरब ही जाना है, पश्चिम किधर है तो पश्चिम ही जाना। जैसे कि अभी हमको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ यानी कि इस साइड जो है पश्चिम है, तो क्या बोलता है सबसे पहली बार 80 किलोमीटर जाता है पश्चिम, ठीक है, यहाँ से वो बायां मुड़ता है, बायां यानी कि लेफ्ट मुड़ता है 50 किलोमीटर जाता है, यहाँ जाता है 50, यहाँ जाता है 80, तो यहाँ से वो चला था वहाँ के बीच को न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 80 का स्क्वायर जोड़ 50 का, 80 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 88 6400 अब प्लस 2500, चूँकि 100 तो रहेगा 5 4 9 और 6 2 8 89, यानी कि 89 गुने 100 और इसका रूट अंडर निकालना ना, 100 में से 10 निकलेगा, 10 रूट 89, 10 रूट 89 आपका आंसर हो जाएगा, 10 रूट 89 ऑप्शन डी। अब देखिए सेल्सियस को केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है कि सेल्सियस केल्विन वाला, तो उसमें क्या होता है कि 273 डिग्री हुआ 0 के बराबर और 373 हो गया 100 डिग्री के बराबर। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए तो जो आपको सेल्सियस में तापमान रहता है दिया हुआ उसको कितना जोड़िएगा, 273 हो गया 0 डिग्री, केल्विन में क्या हो गया 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब 273। अब आपको क्या दिया हुआ कि मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, तो इसको केल्विन में कैसे लिखेगा, 30 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 273 में 30 जोड़ा जाएगा या फिर 30 में आपको 273 जोड़ा जाएगा, तो दिए गए तापमान क्या होता है 273 जोड़ना पड़ता है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और
केल्विन के चारों के बीच में एक संबंध दिखाता है। तो वो आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? आप लोग भी पढ़े हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? लेवोजियर। लेवोजियर एक वैज्ञानिक था जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक था। इन्होंने ही सबसे पहले वायुमंडल में पता लगाया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। हवा में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करके बताया। चलो देखो, केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई यहीं से। वो था कौन? एंटोनी एल लेवोजियर, जो कि फ्रांस का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक मतलब दीवार तोड़ने वाला 14 घंटे में इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कितना समय घंटा में लगा? ठीक है, 10 घंटे में दीवार को बना सकता है। 10 घंटे में दीवार को बना सकता है। और ये जो है 14 घंटे में दीवार को तोड़ सकता है। जो बना सकता है पॉजिटिव काम को प्लस लिखिएगा, निगेटिव काम को माइनस लिखिएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 14 दाएँ 140 यानी कि 70। मान लीजिए 70 यूनिट काम है, तो ये करेगा एक दिन में, मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट काम। और ये जो है एक घंटे में जो है ना 5 यूनिट काम को बिगाड़ेगा। माइनस में इसका काम होगा, इसका काम होगा प्लस में। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितना? 7 पॉजिटिव है और 5 निगेटिव है, यानी 1 घंटे में कुल मिला करके दोनों मिलके करेगा तो 2 यूनिट काम होगा। ठीक है, दोनों मिल करके एक साथ काम करने लग गया 7 घंटे बाद। तो 7 घंटा में कितना? 7 दूना 14 काम हो जाएगा। 70 में 14 काम हो चुका है, बचा कितना? 56 काम, जो कि किसको करना है? जो काम को बनाता है ठेकेदार, उसको करना है, यानी 7। तो ये इसका जो काम है वो 1 घंटे में 7 यूनिट काम करता है, यानी इस हिसाब से वो 8 घंटे में इस काम को ख़त्म कर लेगा। अब क्या बोला? दीवार का निर्माण करने के लिए कितना समय कुल मिला के लगा? तो 8 घंटा तो इसका अकेला लगा और 7 घंटा वो पहले से काम कर चुका था। तो कुल मिला के 8 7 15 घंटा में ये पूरा काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? ये था हरियाणा सरकार, जो कि कब था? 2017 के आसपास में। तो अभी इस क्वेश्चन का कोई वैल्यूएशन नहीं है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है? PQRS और T में सबसे कम वजन किसका है? कथन 1 है। Q का वजन P और S से कम है, तो Q है कम, तथा S का वजन T से ज़्यादा है। S का वजन जो है T से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। T से कम है, यानी R जो है ना वो T से कम है लेकिन Q से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोनों मिला करके Q जो है सबसे छोटा हो रहा है। सबसे कम वजन निकालने के लिए आपको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कथन जो है वो सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है इसका जवाब देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो वो होती है सोडियम। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पानी में रखेंगे तो अभिक्रिया कर लेगा, हवा में रखेंगे तो जलवाष्प के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां हिस्सा उतना ही है। तो मेरी यानी कि x की वर्तमान आयु का 3/5वां हिस्सा, तो 3/5वां हिस्सा उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां-6वां हिस्सा, मान लीजिए y का 5वां-6वां हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, मेरी 10 साल पहले की आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु के बराबर होगी। उसकी आज से 4 साल बाद की आयु के बराबर होगी। x - 10 बराबर, ये हो गया ना। अब देखिए, इसमें से हमको किसका पूछ रहा है? तो मेरी वर्तमान आयु बताइए। तो मेरी यानी कि हमने अपने आप को माना क्या? x मान लिया। तो यानी y का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? तो x - 14 ये निकलेगा किसका? y का वैल्यू। तो y की जगह पे x - 14 डाल दीजिए। x - 14 डाल दीजिए। x - 14 क्या हो गया? y का वैल्यूएशन। तो देखिए 3x/5 बराबर, यहाँ पे क्या डालना है? x - 14 × 5
तो x माइनस 14 गुने 5/6। चलिए 6 से गुना करिए, 6 तिया 18x बट्टा 5 है 25x और माइनस 25 को 14 से गुना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 350। अब देखिए ये 25x में इधर आया तो 5x माइनस 7x बराबर माइनस 35x, 7 × 5 = 35, यानी x का वैल्यू से कितना 50। तो मेरी उम्र कितना है 50 साल है। मेरी उम्र कितनी है 50 साल। ऑप्शन डी 29 का आंसर डी। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, आप लोग लुसेंट का विविध में याद किए होंगे, फ्रांस था। वो कौन सा उत्तर चित्र में दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब। अब देखिए जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। जल प्रतिबिंब का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपको ऊपर को नीचे करना है बस, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है दाएं को बाएं करना है। तो जल प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब आपको क्या करना है, जो फिगर दिया हुआ उसको बीच से बांटिए और ऊपर को नीचे कर लिए, नीचे को ऊपर कर लिए, यानी ये कोना आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। चूँकि ये वाला हो जाता लेकिन यहाँ पे ऐसे कटा हुआ, ये नहीं होगा, तो आपका ये होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 32 को देखिए, एक वृत्त पर एक दूसरे 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिसके बीच का कोण डैश है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए एक वृत्त है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या दो रेखा है जो इसको यहाँ पे स्पर्श कर रही है, जिसको यहाँ से स्पर्श कर रही है। तो इसके बीच में कुछ कोण बनेगा ना, उस कोण का वैल्यूएशन कितना है 75 डिग्री। तो आपको बोल रहा है कि यहाँ के बीच और केंद्र के बीच में जो कोण बनेगा इसका वैल्यूएशन बताना है। तो चूँकि देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ज्यामिति का ये था क्वेश्चन। 32। अब देखिए 33 क्या बोला, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित जैसे कपड़े डैश से संबंधित है। तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग रखते हैं फ्रिज में, तो कपड़ा को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखते हैं अलमारी में रखते हैं। भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो था मरियप्पम थांगावेलु। हालांकि इसका अभी कोई वैल्यूएशन नहीं इस क्वेश्चन का, लेकिन आप लोग देखते चले कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अभी हम लोग 28 मिनट पार कर रहे हैं और क्वेश्चन है 33 पे। तो चूंकि आप लोग को हम समझाते हुए चल रहे हैं तो हमको 28 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन का अगर आप लोग माइंडली बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, इसको देखिए कैसे बनेगा। चूँकि ये इसको दो तरीक़ा से बन सकता है। ये वाला लीजिए, पहला ये अक्षर और ये अक्षर, 5 को कितना से गुना करने पर आपको 4 मिल जाएगा। तो 0.8 से गुना करने पर 8 × 5 = 40 होता है ना। तो 0.8 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। लेकिन हो सकता था कि 0.8 वाला और भी ऑप्शन आ जाए। तो आप कैसे बनाते हैं इसको, तो क्या करिएगा कि x बराबर क्या लिखेंगे, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो x का वैल्यूएशन 5 डाल के देख लीजिए इसमें, x का वैल्यूएशन 5 डाल के इसमें देख लीजिए। तो 3 और 5 × 5 = 25 अब प्लस ax, तो यानी कि 5a अब प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। 25 × 75 75 4 75 4 75 और 4 79 79 माइनस में यानी 5a बराबर इतना, तो a बराबर 79 /
5, 15 5 75, 15.8 आ जाएगा आपको माइनस में। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। कुछ चलने का आ रहा, थोड़ा मैं देख रहा हूँ किचन में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। अगर घड़ी पर नंबर 1 को m लिखा जाए, नंबर 2 को n लिखा जाए, इसी तरह से 12 तक लिखा जाए, MNOPQRST इस तरह से लिखा जाए, तो जब 9 बज रहा होगा तो जब 21 हो रहा होगा, 21 यानी कि 9 2 11, यानी 9 बज रहा, तो 21 बजने का मतलब क्या होता है, 9 बज रहा है रात का, 9 बज रहा है, तो 9 मतलब क्या, 9 मतलब क्या कि आपको m को मानना है 1, m का नंबरिंग कितना होता है, m 13 यानी 13 को मान रहे 1, तो 9 यानी कि +8, तो 13 8 21, 21 मतलब कितना u, तो n की जगह पर क्या लिखेगा आप लोग, मतलब 9 की जगह पर क्या लिखेगा u, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर। 37। दिए गए छवि को में से किसी एक में सन्निहित है, मतलब क्या कि इसमें देखिए कि ये जो फिगर है ये किस में आपको मिल रहा है, ये किस में समाहित है, तो गौर से देखने पता चल रहा है कि ऑप्शन बी में ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। 38। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य है, माध्य मतलब क्या औसत होता है 145 है, तो सभी 60 विद्यार्थी की लंबाइयों का संयुक्त माध्य कितना होगा, तो 25 गुने 150 प्लस 35 गुने 145 बट्टा में कितना 60, इसका वैल्यूएशन निकाल लीजिए, आप लोग, तो 25 को 15 से गुना करना, 25 5 125, 25 से कम 25 12 37, 50 प्लस और 35 को इतना से गुना करना आपको, 35 पंचे तो 30 5 150, 175 17, 35 चौका 140 और 140 और 17 57 यानी कि 15, 35 से कम 35 15 50 75 बट्टा में 60, 5 7 5 12 7 1 8 और 3 5 8 बट्टा 60, यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए पॉइंट। अब देखिए पॉइंट में तो आ नहीं रहा, चलिए डेटा है ना 25 गुने 150 प्लस 35 गुने 145, हम लोग इसमें कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, इसमें से कर लीजिए 25 कॉमन कर लेते हैं, 25 कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 150 और प्लस 5 5 25, तो 7 गुने 5 इसमें निकल गया, 5 2 10 5 9 45 इतना बट्टा में 60, 5 से कटेगा 5 25 12 5 60। अब देखिए 9 7 63, 9 7 63, 7 दूना 14 6 20, तो 203 और 150 यानी कि 353 गुने 5 गुने 353 बट्टा 12, 5 8 3 11, ये पूरा जो है ना ये नहीं कटेगा, इसका आंसर जो है लगभग में होगा दिया हुआ यहाँ देखिए। तो देखिए 12 दूना 24 11 113, 12 नमा 108, 29 5 30 5 150 यानी कि 29 5 9 5 45 यानी 45 46 के आसपास होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा, इसका पूरा आंसर आपको नहीं निकलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको मतलब कि टाइम बर्बाद कर सकता है एग्जाम में, तो एक बार में जिसका आंसर नहीं निकले उसको छोड़ देना ही बेहतर रहता है। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन
लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। निष्कर्ष इसका क्या निकाल सकते हैं, इस बात का निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। ये बात बिल्कुल सही है, निहित होगा। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक है, एक होगा और दो नहीं होगा। ठीक है, निष्कर्ष एक, सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो देखिए, जरत तो अकेले हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें जरत तो है ना, ये जरत तो है। संवेग संरक्षित रहती है, ये भी अकेले रह सकता है। वेग, जैसे सूरज चांद ये सब वेग में है, वो भी अकेले रह सकता है, वेग अकेले रह सकता है। लेकिन बल, आप धक्का दीजिएगा तभी बल काम करेगा, वो अकेले कभी रह नहीं सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बल। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की क्वेश्चन थी। अब देखिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? वसा और तेलों को क्या करना? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन, अवकरण। अब क्या होता है कि आप लोगों का जो खाना जो है आप रखते हैं टिफ़िन में और वो सड़ जाता है, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए अगर टिफ़िन को वैक्यूम कर दिया जाए, यानी उसमें से सारी हवा निकाल दी जाए, तो उसमें ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, ताकि बैक्टीरिया वायरस उसमें पनप नहीं पाएगा, बैक्टीरिया और कवक। तो खाना के सड़ने का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण जो है वही उसी कारण जो खाना जो है सड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं, जिसके अनुसार ऐसा 2 भाषाएं, यानी कम से कम दो भाषा बोलता हो, उसका संख्या बताइए। तो 2 भाषा बोलने वाला मतलब जो 2 घर को घेरता हो, तो LM और O, LMO, ये 2 भाषा को घेरता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है? जिसका आंसर पूरा निकल जाए वो होता है परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकले वो होता है अपरिमेय संख्या। जैसे ये सब का देखिए निकल जाएगा, लेकिन √8 का नहीं निकलेगा। 2√2 आएगा, और √2 को भी करिएगा तो वो दशमलव में आते जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 44, दिए गए विकल्प में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। बढ़ई हथौड़ी, यानी एक बढ़ई है वो हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, यानी एक आदमी किसी औजार का इस्तेमाल करे। तो आपका क्या हो? नलसाज, जो पाना, नलसाज मतलब जो नल को प्लम्बर, और पाना मतलब रिंच होता है, रिंच। ठीक है, रिंच। तो यानी कि आदमी और औजार, आदमी और औजार, यही है ना इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? सी। 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², हाफ गुने m गुने v²। v का वैल्यू कितना? 5, यानी कि 25। तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी कि 50 जूल आपका कार्य होगा। कितना होगा? 50 जूल कार्य होगा। अब देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? पोषक उत्तक का काम करता है भ्रूण के लिए, वो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है जो कि भ्रूण को पोषण प्राप्त करती है, जो पोषण देने का काम करती है। 47 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CH4 यानी मेथेन होता है, H2S भी होता है, CO2 भी होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव सांस लेंगे तो CO2 तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो CO गैस होती है, जो कि आधा जला हुआ ईंधन में मिलता है, जो कि CO गैस कहाँ से निकलती है? गाड़ी के धुआं में से निकलती है, बहुत ही खतरनाक गैस होती है। 48, कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो नचिकेता वाला कहानी आप लोग पढ़े थे। नचिकेता जो पिता था वो अपने बेटे को जो किस देवता को सौंप देता है? यम को। तो यम के साथ उसका बातचीत था। यम यानी कि हिंदू धर्म में यम को मृत्यु का देवता माना गया है, तो यम। ठीक है, 48 हो गया। 49, क्वेश्चन नंबर 49, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 2 पाइप है,
1 2 3, तो 3 घंटा, 4 घंटा, और जो खाली करता है वो 8 घंटा में वो खाली करता है। ठीक है, सबका एलसीएम ले लीजिए। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 24 में सब भाग लग रहा है, यानी मान लीजिए 24 यूनिट काम हो गया। तो 3 8 है 24, 4 छक 24 और 8 त्रिक 24, यानी कि 1 घंटा में 8 यूनिट काम करेगा, 1 घंटा में 6 यूनिट काम करेगा, 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करेगा। क्या बोल रहा है, जब टंकी 1/12 भरी हुई हो तो सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। चूँकि 24 यूनिट पानी अटता है, मान लीजिए 24 लीटर पानी है, तो 24 लीटर में 1/12 भरा हुआ है, तो बचा कितना, 11/12, 11/12 बचा हुआ, 12 दूना 24, यानी कि 11 दूना 22, 22 लीटर पानी जो है वो क्या है उसमें और चाहिए। और तीनों अगर एक साथ काम करेगा तो कितना पानी डालेगा उसमें, 8 6 14 और -3 यानी 11 लीटर पानी। 11 लीटर पानी 1 घंटा में डालेगा, तो 22 लीटर पानी डालना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसको हल करना, ये जोड़ घटाव है, बस वही कि छोटी कोष्ठ का काम पहले होता है, इसलिए छोटी कोष्ठ का काम पहले कर लीजिए, इसको बताने वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, प्रॉब्लम फिगर कि सही जल छवि को चुने। अब देखिए जल छवि वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2 ही कॉन्सेप्ट है। जल रहेगा तो इसको बीच से बांटिए और ऊपर नीचे घुमा दीजिए। ठीक है, ये चल जाएगा ऊपर, ये जो खाली स्थान है ऊपर जाए, यहाँ पर होना चाहिए, ये खाली स्थान यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, ये वाला सी ऑप्शन। बिल्कुल, देखते ही आंसर मार दीजिए। 52 दिए गए चित्र को, यानी ये जो चित्र है किसमें समाहित है, तो इसको उठाइए मन से और किस में रखिएगा ताकि वो अट जाए। इसमें रखिए तो ये पूरा मिला हुआ नहीं है, तो ये रहेगा बी में। पाँच मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हुई, हाफ mv²। तो हाफ mv² 25 गुने 11, 25 को 11 से गुना किया कितना आएगा, 275। 275 आपका आंसर हो जाएगा। 2016 में ओलंपिक में कौन सा शहर में आयोजित हुआ था। 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था, 2020 में लंदन में हुआ और 2024 में पेरिस में हुआ, और 2028 में कहाँ होगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर X में हुए पंजीकरण की संख्या हजारों में बनाते सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ी की है। तो आप लोग को ये चार्ट में से देख करके आंसर बताना होगा। तो ये तो बिल्कुल बोनस आंसर मिलता है इसका, क्योंकि इसमें आपके पास आंसर जो है बिल्कुल सामने में रहता दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करता है, पहली जो संख्या है मोटरसाइकिल है और दूसरी जो संख्या है वो कुल मिला के गाड़ियों की है। इसको कैसे बनाएगा, क्या बोल रहा है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितना बढ़ा है। तो जनवरी में देखिए ये सब हज़ार में है, 21,000 जनवरी में मोटरसाइकिल बिका है और 27,000 क्या है आपका कुल मिला के गाड़ी बिका है। तो इसमें कितना 6,000 जो है अन्य गाड़ी बिका है। अन्य गाड़ी कितना बिका है 6,000। अब बोल रहा है अप्रैल में बताइए कितना बढ़ गया है, तो 35 बिका है कुल मिला के 35,000 और 20 कौन सा है वो मोटरसाइकिल है। तो हमें अन्य निकालना है, तो 35 में से 20 घटा तो 15, तो 15,000 जो है अन्य गाड़ी बिका है। तो बताए कि चेंजिंग कितना हुआ, कितना का अंतर है, तो आपको 9,000 का अंतर दिख रहा है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9,000। ठीक है, 56 नंबर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है। फोकस लंबाई जब भी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ये सब क्वेश्चन बस देखते ही आंसर मार दीजिए। ठीक है, अब देखिए यदि ABC बराबर 0 तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू कितना होता है 3ABC। A प्लस B प्लस C का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू कितना होता है 3ABC। अब 3ABC को आपको स्क्वायर करना है, तो 3 3 9, 9A², 9B², 9C², ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल है, देखते ही आंसर मार दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम भिन्न है? न्यूनतम भिन्न यानी जिसका वैल्यूएशन बहुत कम है। तो वैल्यूएशन कम करने के लिए नीचे में बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखिए तीनों को देखने में क्या लगता है, ये ऑप्शन सी जो है नीचे में है बड़ी संख्या, तो उसका वैल्यूएशन 1 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब में से कम है तो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमको कम से कम खोजना है, तो ऑप्शन सी। किसी घनाभ के 3 सतहों के क्षेत्रफल इतना है, घनाभ का आयतन बताइए। अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है, ये क्वेश्चन हम आज से पहले कभी हम नहीं बनाए थे। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई L, B और H है ना। लेकिन इसमें क्या, तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि LB दिया हुआ है, BH दिया हुआ है और LH दिया हुआ है, LH दिया हुआ है। तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है ना स्क्वायर। अगर इसको हम लोग रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, L B और H हमें मिल जाएगा ना, L B H मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को गुना करके रूट अंडर निकाल दीजिए, वो क्या निकल जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी कि 20 गुना 32 गुना और 40, 32 गुना 40, इसका आपको रूट अंडर निकालिएगा, घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सॉरी आयतन निकल जाएगा। तो अब देखिए 20 में से क्या निकलेगा, 20 में से निकलेगा 2 गुने 2 दूना 4 दूना 5। इसमें से क्या निकलेगा, 4 चौका 4 गुने 4 गुने 2। इसमें से क्या निकलेगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब इसी हिसाब से आप लोग इसको बना लीजिए। ठीक है, वैसे इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 20 मतलब 2√5 गुने 32 मतलब 4√2 और 40 मतलब 4√10, यानी कि 2√10 2√10। तो 10 दूना 20 पंचे 100, यानी कि 10 दूना 20 चौका 80 दूना 160, 160 आपका हो जाएगा आंसर, 59 का आंसर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, क्या कहता है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 है, 21 है ना। यहाँ पे 2/3 मतलब क्या, 3 हो गया कुल, 2 क्या हो गया, दूध हो गया, इसका मतलब 1 होगा पानी, तो 2:1 हो गया दूध पानी, यानी कि 14 हो जाएगा दूध और 7 हो जाएगा पानी। इसमें से 4 लीटर पानी और मिला दिया गया तो 14 और 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14:11, 14:11। अब क्या बोल रहा है, पानी का प्रतिशत निकल या फिर दूध का, तो इस मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। तो 14 दूध है, कितना कुल मिला के 21 और 25 में, इसका परसेंट निकालना, 25 चौका 100, 14 चौका 56% आ जाएगा आपका दूध। कितना आ जाएगा, 56% दूध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। महानगर की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन 1, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है कि छोटा मकान है कि बड़ा मकान, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी निष्कर्ष 1 जो है ये बिल्कुल सूटेबल बात है, तो केवल निष्कर्ष 1 जो है इसको अनुसरण करता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में ये बिल्कुल बोनस पॉइंट है, देखते ही आंसर मार दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। 29/6, 43/12 ये बिल्कुल सही है। 6×5 = 30, 12×5 = 60 होता है, ये सही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 64 में अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है। अब देखिए, चूँकि ये क्वेश्चन जो है इसी सेट में हम शुरुआत में बना चुके हैं और सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है, दोनों अलग घुमा करके। तो पहले बार में अगर आप लोग पहले राउंड में अगर उसको नहीं बना पाए होइएगा तो इसको देखने पर वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा, तो दोनों बन जाएगा। ठीक है, तो वंश विविधताओं को दर्शाता है। निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है। अब इसमें क्या होगा, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स इस तरह से है ना, तो एस टी टी यू भी और डब्ल्यू फिर डब्ल्यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन तो हम बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेट 1 का है। अच्छा, यहाँ से है, ठीक है। 61 नंबर यहाँ से है, वो तो सेट 1 का आ गया था। चलिए अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे, उसको पूरा फाइल में से डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। नीचे दी गई भिन्नों में से किस में से 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। देखिए तो 3/8 जोड़ने पर 1 बनेगा। 3/8 किसका वैल्यूएशन आएगा, सी का। युद्ध के मैदान में हमेशा डैश रहते हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहेगा, युद्ध के मैदान में हमेशा तीर रहेगा, हाथी रहेगा, रथ रहेगा, सैनिक रहेगा। तो सैनिक हमेशा रहेगा। युद्ध के मैदान में सैनिक नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा, तीर की जगह पर वो बंदूक भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि प्रश्न छवि दर्पण के सामने रखा हो तो छवि के क्या होगा, दर्पण में क्या होता है, बायां को दायां बदलना है, बायां को दायां करना, बस इसको अपोजिट कर लेना है। यानी ये वाला जो आएगा यहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगे हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। 11/11 8 19 अगुने 361। 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 से कम 19 190 प्लस 19 यानी कि 209। ठीक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक। थायरॉक्सिन एक थायरॉक्साइड होता है ना, यहाँ पे थायरॉक्सिन गला में एक मतलब कि एक हार्मोन होती है जो कि आयोडीन से मिलकर के बनता है। तो आयोडीन की कमी से आपको जो घेघा रोग होता है वही होता है। और आयोडीन की मतलब अधिकता से आप लोग को हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो नमक कम खाना भी नुकसानदायक है और नमक ज़्यादा खाना भी नुकसानदायक है। तो नमक ज़्यादा खाना जो है ज़्यादा नुकसानदायक है कम खाने से, क्योंकि आयोडीन जो है, अगर हम लोग मतलब जो लोग समुद्री एरिया में रहते हैं, समुद्री मछली का सेवन करते हैं, अगर वो लोग नॉर्मल आयोडीन नमक नहीं भी खाएंगे तो उसकी आयोडीन की जो पूर्ति है वो समुद्री उत्पाद से हो सकती है। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार यूपी वाला, नमक के लिए वो आयोडीन उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग के आसपास में दूर दूर तक कहीं भी समुद्र नहीं है और हमारी उम्र अभी इतनी हो गई है 28-30 साल। तो इस बीच में हमने अब तक समुद्र नहीं देखा है अपनी नंगी आँखों से। तो हम जैसे अकबर गुजरात विजय किया था तो पहली बार समुद्र को देखा था, तो हम पता नहीं कब मौका मिलेगा समुद्र को देखने का पहली बार। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो आयोडीन की बात थी वो। तत्व ABC डॉर्बराइनर। अब देखिए डॉर्बराइनर के ट्राइड्स के रूप में व्यक्त। डॉर्बराइनर का ट्रिक नियम आप लोग पढ़े हुए हैं ना। तो डॉर्बराइनर का ट्रिक नियम ये कहता है कि दो तत्व का परमाणु संख्या का जो एवरेज होगा तीसरा तत्व समांतर तत्व के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 7 और 39 है। ए का परमाणु द्रव्यमान C है और देखिए ABC है ना, कोई भी A C और B है, तो AC का जो है ना एवरेज वो B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 39 दिया हो। ये तो यार मैथ का क्वेश्चन कितना इजी दे दिया। 39 7 46 है, 46 का था 23 आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब जो स्टूडेंट इसको पढ़ेगा डॉर्बराइनर का ट्रिक नियम क्या होता है वही नहीं बना पाएगा। डॉर्बराइनर के ट्रिक नियम के अनुसार 3 अगर समान गुण वाले जो तत्व है तो 2 तत्वों का जो एवरेज होगा परमाणु संख्या का वो तीसरा के बराबर होगा परमाणु संख्या के। वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। 67 एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ये थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम का कारण, लेटरल मतलब बाहरी, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए तो बन जाएगा। लेटरल मतलब बाहरी और मेरिस्टेम, स्टेम मतलब उसका स्टेम एक उत्तक होता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका आपसे छोटा है तो दर्पण कौन सा होगा।
छोटा आप देखते हैं किसी दर्पण में और आपका चेहरा से छोटा चीज़ दिखाई देता है, इसका मतलब जो दर्पण है वो कौन है? उत्तल दर्पण है। गाड़ी होता है ना, 4 व्हीलर, ट्रक या बस या कार, उसके साइड में देखिएगा तो दर्पण जो है ना ऐसे कर्व रहता किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि जो चालक गाड़ी चलाता है उसको पीछे का पूरा एरिया को एक छोटा सा जगह में देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सा दर्पण होगा? वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। वैसे भी पता है आपको उत्तल दर्पण में कैसा चित्र बनता है? सीधा, आभासी और छोटा चित्र बनता है। अब देखिए cot 4 प्लस cot 2 बराबर 3, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका बेस है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसको कॉट को बदलना है कोसेक के रूप में, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। और इसके जगह पे क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर भी तो निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसका क्यूब हो जाएगा। और इसका वैल्यूएशन जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसका आंसर भी आएगा आपका 3 ही आ जाएगा। इसी तरीक़ा से बनेगा, आप लोग इसको आगे बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? तो ये जावेद अख्तर था उस समय, लेकिन इसका अभी वैल्यूएशन नहीं है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, दिए गए तालिका में ABC मध्य अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत 1 दशमलव पूर्णांक कितना है? छात्रों का प्रतिशत बताना आपको टोटल अनुभाग ए में। तो दोनों का जोड़ लीजिए, 55, 17, 12, 23 और 28, 14, 6, 84 सबको जोड़ करके इसका हमें परसेंटेज निकालना होगा। यही होगा ना, अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत 1 दशमलव पूर्णांक तक कितना है। तरीका इसका यही रहेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मयूख इसी काम को अकेले करता है और 1/3 काम पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर काम को 40 दिन पूरा कर लेते हैं। जो डेटा दिया है 40 और 18, इसका एलसीएम ले लीजिए। 40 और 18 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 9 चौक 36, 360 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, और दोनों मिलके 18 दिन में करता है। ठीक है, तो 18 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, यानी कि
20 दिन, 20 यूनिट का दोनों मिलकर करेगा, x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 20 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर 40, 1/3 काम कौन करता है, इस प्रकार दोनों मिलकर काम, मयूख इस काम को 1/3 काम मयूख करता है, तो 360 का 1/3 कितना होगा 120, तो 120 मयूख करता है, तो मयूख का मान लीजिए x है, तो बचा काम कितना 240। ये कौन करता है, शरण करता है, और दोनों में ये इसका दिन है इसका दिन, दोनों मिलकर 40 दिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 120x, ठीक है, 120y प्लस 240 बराबर 40xy हो गया। 40 ले लीजिए कॉमन, 40 दिया, 3y प्लस 6x बराबर xy। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए। ठीक है, x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, या फिर y का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। चूँकि 120/x की यानी कि मयूख का, तो शरण का निकालना है, तो y का वैल्यू ऐसा निकालना, तो हम x का वैल्यू इसमें डाल देते हैं। 3y प्लस 6x, 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई बराबर x इंटू 20 माइनस वाई। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 1 घंटा 74। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, यानी जो सर्फ होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो आप लोग स्विमिंग पूल देखते हैं उसको कैसे साफ़ करता है, ब्लीचिंग पाउडर का गोली डाल देता है, वो साफ़ हो जाता है। 75। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए किया होता तो 375 रुपया अधिक मिलता, यानी कि 7.5% का जो एक साल का जो रुपया है ना 375 रुपया है, तो 375 रुपया जो है वो 7.5% के बराबर है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 375 7.5 और गुना 100 कर लेते हैं। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 3 से 12 तिया 36, 5 12 चौका 48, 5 चौक 20, 500 500 12 चौका 48, 5000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5000। तो आपको ये रहा कुल मिला करके एपिसोड 2। सारा क्वेश्चन आपने देख लिया कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। हमारा एक आइडिया ये है कि अगर आइडिया ये है कि अगर सभी 30 सेट जितना भी दिया हुआ है सबका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए तो एग्ज़ाम CBT 1 आसानी से निकल सकता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए और हमारे 30 वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। 1 घंटे का आपको एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे में हम आपको 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन को समझाते हुए आंसर निकालते हुए पूरा 75 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एग्जाम हॉल में 1 घंटे 75 क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी रहेगा, और इसका कटअप जो है 50-60 जाती है, 55 जाती है, 53 जाती है, अलग बोर्ड में अलग अलग जाती है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको मास्टर नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अगर मास्टर नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए, ये मास्टर नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको मास्टर नोट्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।